हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी अपनी जगह पर कुशल मंगल हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है ना, सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको सीखने से पहले हम लोग सबसे पहले कवर करना चाहेंगे कि भाई इसका मोटो क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कंसेप्ट से कि व्हाट इज एग्जैक्टली लॉजिकल रीजनिंग। देखिए, लॉजिकल रीजनिंग को हम लॉजिकल थिंकिंग भी कह सकते हैं या फिर लॉजिक भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर यह होता है कि लॉजिकल रीजनिंग हमें क्यों दिया गया है, उसके पीछे का मोटो क्या है, वो सामने वाला जो इंस्टीट्यूट है ना, आईसीएसआई जो इंस्टीट्यूट है वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, एक सीएस से क्या एक्सपेक्ट करना चाहता है। तो देखिए क्या लिखा गया है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड थिंकिंग which helps an individual to explore the solution of a problem। आप देख लो क्या बोल रहा है वो, highly specialized thinking, मतलब एक साधारण इंसान की बस की बात नहीं होती है वो। highly specialized मतलब जिसने स्पेशली वो चीजों पर फोकस किया होगा। इससे क्या होगा कि वो दुनिया भर के जो भी प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशन को ढूंढ पाएगा। दिस इज द मोटो बिहाइंड दिस टॉपिक which is given by the ICSI Institute, है ना, for us, for CS students। उसके अलावा क्या लिखा है, उनका और मोटिव क्या है, to judge a candidate's problem solving ability and aptitude। मतलब क्या आप कोई भी सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं कि नहीं, पेशेंस है कि नहीं आपके अंदर, उस चीज को क्रैक कर सकते हैं कि नहीं। आज के तारीख में तो दुनिया भर के वेब सीरीज आए हुए हैं और आपने देखे हैं कि किस तरह से जो क्राइम्स होते हैं उसको किस तरह से पुलिस लोग क्रैक करते हैं, स्पेशल फोर्स क्रैक करती है ना। क्या ये एक आम इंसान की बस की बात है? नहीं, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, दिन रात लगे पड़े रहते हैं काम के लिए। लेकिन बाद में हमारा जब हम ये रियल की चीजें देखते हैं और रियल में जब ऐसी चीजें होती हैं तो सैल्यूट करने का मन करता है। हर चीज में स्ट्रैटेजी होती है ना। तो जब तक हम इन चीजों से रूबरू नहीं होंगे तो हमें भी नहीं समझेगा कि हम किस तरह से इन सिचुएशन को डील में ला सकते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? दैट्स ग्रेट। तो देखिए यहां पर हम इस बात को एग्जांपल से समझते हैं। एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, मान लीजिए आप क्या हो, कोई प्रोडक्ट को बेच रहे हो। तो होता क्या है, आप क्या करते हो, मॉडिफाइज अ प्रेजेंटेशन अबाउट अ प्रोडक्ट टू हाईलाइट इट्स यूजर फ्रेंडली क्वालिटीज। पूरा पढ़ लेते हैं फिर समझेगा आपको। आफ्टर रिसीविंग फीडबैक फ्रॉम कस्टमर इंडिकेटिंग दैट इजी ऑफ यूज वाज द प्राइमरी रीजन दैट दे हैड परचेज्ड द प्रोडक्ट। मींस आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसके न जाने कितने सारे फीचर्स हैं, टोटली एग्री। आपने प्रोडक्ट, आपकी कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया है, आप उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आप किसी के घर पर जा रहे हो। अब दुनिया भर के फीचर्स बताए गए हैं, राइट है कि नहीं है। लेकिन जब हम कई लोगों से मिलते हैं, कस्टमर से मिलते हैं और जिन्होंने ऑलरेडी स्पेशली अपना प्रोडक्ट ले लिया है या फिर वो प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले क्या देखता है, जो भी देखता हो, जो भी उसके माइंड में चलता हो, तो हम कई लोगों से फीडबैक लेते हैं और तब हमें कुछ चीजें कॉमनली पता चलती है। तो इसमें बताया गया कि एक कॉमन चीजें पता चली फीडबैक लेने के बाद कि ये प्रोडक्ट को परचेस करने का मेन रीजन ये है। आपके 100 फीचर्स हैं, टोटली एग्री, और बहुत अच्छे फीचर है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है, फ्रेंडली यूजर है। आप समझ रहे इस बात का मतलब। लेकिन ये कब समझ में आया, जब आपने चीजों को बहुत अच्छे से समझा, बारीकी से एनालाइज किया, फीडबैक लिया, तब जाके आप एक कंक्लूजन में आए कि दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द बाइंग ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड इजी ऑफ यूज, फ्रेंडली यूजर। Are you getting or not? It's a simple. But the thing is that there is a logic behind these things. Clear है बातें? That's great. So let's move on next slide. So what we have understood, logical thinking, that is logical reasoning, is about one of the fundamental skill. एक basic skill है जिससे हमारी बुनियाद मजबूत होती है, of effective thinking। आप और अच्छे से चीजों को सोच सको। कई बार होते हैं ना, हम अपने दोस्त को बोल देते हैं या किसी को बोल देते हैं, यार तू ऐसा इतना इस लेवल तक कैसे सोच लेता है यार। वो बोलता है बाय बिल्ट है, इनबिल्ट है। मजाक की बातें हैं, लेकिन यस, जब कभी भी हम चीज़ों को डीपली एनालाइज करते हैं तभी हम उन चीज़ों को क्रैक भी करने की कोशिश कर पाते हैं और क्रैक कर लेते हैं। तो डियर,
यहां पर देखो कुछ बातें की हैं, समझने की कोशिश करो। कुछ सेंटेंस दिए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हैं, ऐसा कहूंगा। इट वर्क्स बाय रेजिंग क्वेश्चंस लाइक, मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके पीछे कई सवाल होते हैं। जैसे आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो कि मैं इसका वीडियो क्यों देख रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न क्या है ना, मल्टीपल रीजंस होंगे, और तब जाकर आपने डिसाइड किया कि चलो इसका वीडियो देखते हैं, है ना। तो वैसे बोल रहे हैं कि लॉजिकल थिंकिंग में ना क्रिएटिव और इफेक्टिव थिंकिंग के लिए मल्टीपल क्वेश्चंस रेज होने चाहिए। उसमें स्पेशली क्या, लेट्स टेक एग्जांपल। इफ दिस इज ट्रू व्हाट एल्स मस्ट बी ट्रू, मतलब अगर ये चीज सही है तो और भी चीज क्या सही हो सकती है, और भी चीज क्या सही होगी, होनी ही चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर बोला गया है इफ दिस इज ट्रू व्हाट एल्स इज प्रोबेबली ट्रू, अगर ये चीज सही है तो शायद ये वाली चीज भी सही हो सकती है। और क्या बोला है, इफ दिस इजंट ट्रू व्हाट एल्स कांट बी ट्रू, अगर ये चीज सही नहीं है तो क्या और चीज सही नहीं हो सकती है। सर ये तो पहेली जैसा लग रहा है, और लेकिन कई लोगों को बात समझ में आ गई होगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल फनी वे में मैं सीआईडी का ले लेता हूं, दया कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई केस हो रहा है, कोई केस हैंडल किया जा रहा है, और लेट्स टेक एग्जांपल मर्डर हुआ है, तो दया के लिए बोला जा रहा है, दया अगर इसका मर्डर हुआ है तो फिर इसके साथ साथ जुड़ी हुई चीजें ये भी हुई होंगी, ये हुई ही होंगी। ये पहला स्टेटमेंट हो गया, समझ रहे हो। देखो थिंकिंग बढ़ रहा है कि नहीं, इससे ही तो सुराग आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्या बोला है, दया अगर इसका मर्डर हुआ है तो ये हो सकता है कि जो मर्डरर है अब यहां से कहीं और चला गया हो, यहां रुका ना हुआ हो। ये है सेकंड वाला पॉइंट। और तीसरा है दया इसका मर्डर ही नहीं हुआ है तो फिर ये भी नहीं हुआ होगा, वो भी नहीं हुआ होगा, और वो भी नहीं हुआ होगा। दिस इज द थर्ड स्टेटमेंट। आई बिलीव आपको कुछ बातें समझ में आई, इंटरेस्टिंग है। इज दैट क्लियर और नॉट? चलो ये बस बेसिक है, समझना है सिर्फ, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, कंसेप्ट समझ रहे हैं। अब यहां पर फेमस पर्सनालिटी डॉयले एलिसन, अ जॉब सर्च एक्सपर्ट, उन्होंने 2019 लेटेस्ट ही अपने आर्टिकल में एक बहुत अच्छा सेंटेंस बोला लॉजिकल रीजनिंग के बेस पर। क्या बोला, द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग इन द वर्क प्लेस स्टेट्स, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। उन्होंने क्या बोला है, द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग इन द वर्क प्लेस। पहली बात तो ये आर्टिकल का हेडिंग है। ये क्या है, आर्टिकल का हेडिंग है, इसके अंदर की बातें हैं, लेकिन क्या बातें हैं कि वर्क प्लेस में लॉजिकल थिंकिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। लॉजिकल थिंकर जो है चीजों को ऑब्जर्व भी करता है और एनालाइज भी करता है। थिंकर होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लॉजिकल वे में थिंक करना एक सही तरीका है ना। अंधविश्वास नहीं, विश्वास सही, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैडम है ये कह रहे हैं कि जो लॉजिकल थिंकर होता है ना वो ऑब्जर्व भी करता है और एनालाइज भी करता है, और स्टेप बाय स्टेप होता है। कैसे? सबसे पहले वो फेनोमेना देखेगा, मतलब घटना, सिचुएशन को देखेगा। सिचुएशन को देख रहा है, आई मीन उसको देख ही नहीं रहा, उसको ऑब्जर्व भी कर रहा है, उसको एनालाइज भी करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अभी हमने पढ़ा था मस्ट बी ट्रू, प्रोबेबली ट्रू, इज नॉट अ ट्रू, है ना, ये सब। और उसके साथ साथ वो फीडबैक देगा भी और ज्यादातर लेगा भी, रिस्पॉन्स भी लेगा। वो सिर्फ दया को सवाल नहीं कर रहा है, दया से बात भी कर रहा है, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि दया इसका जवाब भी दे। और पुलिस कमिश्नर को दया जवाब भी देता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता, सर वैसा भी हो सकता। दया तुम सही कह रहे हो। और फाइनली एक बात बाहर निकलती है, कंक्लूजन बाहर निकलता है। आप समझ रहे हैं चीजों का लेआउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, ठीक है। पिछली बातें तो हम बेसिकली कर रहे थे इस बात को समझने के लिए। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोला गया है, इट्स अ लॉट लाइक, नॉट नहीं, इट्स अ लॉट लाइक मैथ्स बट अप्लाई टू सेंटेंसेस रेदर देन नंबर। ये मैथ्स जैसा ही बिल्कुल लगता है, लेकिन यहां पर हम नंबर नहीं लॉजिक लगाते हैं, वर्ड्स यूज करते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? इंटरेस्टिंग है। चलो फिर एक अच्छे से एग्जांपल को पेश करते हैं, जिससे बातें हमको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इज दैट क्लियर? तो चलिए यहां पर एग्जांपल क्या दिया गया है, इफ देयर इज समवन एट द डोर द डॉग विल बार्क। सामने वाले ने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर कोई भी दरवाजे के बाहर खड़ा रहेगा तो कुत्ता भौंकेगा। सिंपल है ना। तो इसके पीछे और क्या क्या सवाल बन सकते हैं या कोई फैक्ट्स सामने आ सकते हैं। तो देखो लॉजिकल रीजनिंग, अब लॉजिकल थिंकिंग शुरू हो गई। अच्छा, अगर कोई
दरवाजे के बाहर खड़ा है तो कुत्ता भौंकेगा। Assuming this sentence holds true, हम इसको सही मान के चलते हैं, there are some other sentence that must also be true, must also be true। अगर ऐसा सही है तो ऐसा भी सही हो सकता, ऐसा भी सही होगा, हो सकता नहीं, वो प्रोबेबिलिटी में आ गया। तो क्या बोलता है, पहला must be true क्या है, इसके साथ साथ if the dog didn't bark there is no one at the door। सही बात है कि नहीं है? दरवाजे में कोई होगा तो कुत्ता भौंकेगा, तो नहीं होगा तो कुत्ता नहीं भौंकेगा, दोनों सही है। Just because the dog bark doesn't mean there is someone at the door। कुत्ता भौंक ही लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा ही होगा। अरे उसको भूख लगी होगी, उसको गुस्सा आया होगा, मेरे को बाहर क्यों रख दिया, मेरे को अंदर नहीं बुलाया, मेरे को पूछ नहीं रहे कोई भी, आवाज नहीं दे रहा कोई भी, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं कि नहीं। तो दीज आर ऑल्सो फैक्ट्स, और ये है, होता है ना। तो देख रहे हो कैसे एक नॉर्मल स्टेटमेंट बना दिया, लेकिन इसके पीछे कितनी बातें आ रही है। ये तो एकदम सिंपल जैसा हो गया ना, मेरे दोस्त ने मेरे को ऐसा बोला, क्यों बोला होगा, इसके पीछे का रीजन क्या है। और क्या, देयर आर ऑल्सो फ्यू स्टेटमेंट सेंटेंस देयर आर प्रोबेबली ट्रू, शायद ऐसा हो सकता है कि ये भी सच हो। क्या है वो, द डॉग कैन सेंस, हियर और स्मेल when someone is at the door। हाँ, ये तो हमने पहले से सुना है कि कुत्ते की सूंघने की शक्ति बहुत ताकतवर होती है, तो ये भी ये बात सही है कि कुत्ता जल्दी से सूंघ लेता है, तो उसके वजह से वो भौंक भी लेता है। फिर the dog belongs to the people who live in the house where the dog is located। ये भी एक संभव हो सकता है कि जो बाहर से देख रहा है वो देखकर ये कह रहा है कि अरे ये कुत्ता ये दरवाजे के बाहर बैठा हुआ है, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये कुत्ता उन्हीं का है जिसका ये दरवाजा है, जिसका ये घर है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज निकल रही है ना। यस, आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आना चाहिए कि लॉजिकल रीजनिंग का कंसेप्ट क्या है। जितनी भी पॉसिबिलिटीज बाहर आ रही है, जिसमें शायद की संभावना है, जिसमें श्योरिटी की संभावना है, जिसमें कोई संभावना नहीं है, सारी चीजें पहले बाहर निकालो, फिर एक प्रॉपर कंक्लूजन निकालो। समझा ना? एक अनदर एग्जाम्पल, लेटेस्ट इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, थप्पड़। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। यहाँ उल्टा है, प्यार से डर नहीं लगता साहब, थप्पड़ से लगता है। अगर किसी ने ये पिक्चर देखी हो तो बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है, हालांकि इसके ऊपर क्रिटिक्स भी हुआ था, कई लोगों ने नेगेटिव पॉइंट्स भी डाले थे, लेकिन अगर डीप लेवल पे सोचोगे, लॉजिकल थिंकिंग के बेस पे सोचोगे, तो आपको समझेगा थप्पड़ मूवी क्या कहना चाह रहा है कि अगर गलती की है तो माफी मांगनी चाहिए और दिल से मांगनी चाहिए। इज दैट क्लियर और नॉट? तो बहुत अच्छी बात है। इस एग्जाम्पल को मैंने जानबूझकर आपके सामने रखा कि ताकि थोड़ा आप जल्दी से चीज को समझ पाए। इज दैट क्लियर और नॉट? दैट्स ग्रेट। तो अब इसमें हम लॉजिकल रीजनिंग जो दो अलग वर्ड है उसको हम समझते हैं। लॉजिक जो है ना, ग्रीक वर्ड से लिया गया है लोगोस, जिसका मतलब क्या होता है, वर्ड, शब्द, थॉट, आइडिया, आर्ग्यूमेंट, अकाउंट, रीजन, प्रिंसिपल, व्हाटएवर। इसमें से हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं, इन सारी चीजों को हम लॉजिक ही कहते हैं। ठीक है कि नहीं? उसके बाद रीजनिंग का मतलब दिया गया है, इट इज अ थिंकिंग, ड्रॉइंग ऑफ कंक्लूजन बाय अज्यूमिंग द अजम्पशन। कंक्लूजन तैयार करना अजम्पशन के बेस पर। देखिए ना, आपको एक स्टेटमेंट दिया गया और आपने इतने सारी चीजें निकाली और उसके बाद जो बातें आपको एकदम सही निकाली लगी, उसको कंक्लूड करके सामने पेश कर दिया। दैट इज द टोटल कंसेप्ट बिहाइंड द लॉजिकल रीजनिंग। और लास्ट में क्या लिखा है? Thus, logic only ensures a valid conclusion। प्लीज, वैलिड कंक्लूजन। ठीक है कि नहीं? यस, आई होप आपको समझ में आया। सो आज के लिए इतना ही। हौसले बुलंद, कामयाबी